गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, एरिया। एरिया को हम अभी तक ये जानते थे कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हम फील्ड की बात करते हैं, फील्ड की बात करने पर वहाँ पर एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लेते हैं। और अगर आपका एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। क्या क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर एरिया में आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि मैग्नीट्यूड होता है, तो आखिर में ये डायरेक्शन किस तरफ होता है। अगर कोई एरिया वेक्टर हम लिखते हैं किसी भी सरफेस को, हम कहते हैं कि इसका एरिया वेक्टर हमें देखना है, तो एरिया वेक्टर आखिर में किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमको देखना है। सपोज करिए ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का हमें एरिया वेक्टर लेना है। तो बेटा इस प्लेन के नॉर्मल जो आपको वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा? ये एरिया वेक्टर होगा आपका। क्या होगा? एरिया वेक्टर। ए या एस से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या होगा? एरिया वेक्टर। ए या एस, जो भी आप लिखना चाहें, ये आपका ये वेक्टर होगा। ऐसे ही अगर कोई ऐसी शेप है या ऐसा सरफेस है जिसमें आपको ये प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन ना हो, इस तरीके का हो, कर्व की तरीके का हो, तो वहाँ पर सपोज करिए इस तरीके का प्लेन आपको दिख रहा है, तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस सरफेस के एरिया के बराबर, या इस सरफेस के एरिया के बराबर, या इस सरफेस के एरिया के बराबर। तो एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है? वो जो भी आपके पास सरफेस है उसकी एरिया और उसके नॉर्मली जो डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उस वेक्टर के बराबर आपका होगा एरिया वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, अब एरिया वेक्टर के बाद हमें जानना है कि आखिर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। तो सबसे पहले आपने कल क्या पढ़ा था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चार्ज होगा तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर फील्ड मिलेगी और फील्ड लाइंस भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको मिल रही हैं, और इसके आपको पहले भी बताया जा चुका है, अगर यहाँ पर कोई भी प्लेन पड़ रहा है या सरफेस पड़ रहा है, कोई भी प्लेन या सरफेस पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो आपको यहाँ पर दिखेगी फील्ड लाइन जो इसको पास कर रही हैं, इसी के बारे में हमको जानना है कि आखिर में इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने जब पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के। ये दो चीज़ें आपको बहुत क्लियर जाननी चाहिए। तो अगर ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के बराबर है तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन ये है कि आप इसको ई के भी बराबर लिख सकते हैं। कांस्टेंट आएगा उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें फ्लक्स को डिफाइन करना है कि आखिर में फ्लक्स होता क्या है। आप फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सपोज करिए ये कोई एक सरफेस या एरिया है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी संख्या, उनका नंबर ही बताएगा कि आखिर में इसके थ्रू, आपके इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है। सपोज करिए अगर ये सरफेस है, इसका एरिया एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी ई है, तो फ्लक्स के बारे में अगर हमको जानना है तो फ्लक्स क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इसको हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए area
नॉर्मली। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आपका क्या है? नॉर्मली। नॉर्मली क्या रूट वर्ड है, ये हमें बताता है कि आखिर में बेसिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हैं किसके थ्रू? किसी भी सरफेस के थ्रू कि कितनी पास हो रही है, लेकिन कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हैं? जो कि आपके एरिया के परपेंडिकुलर है, या आप ये कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है या उसके पैरेलल है, उन्हीं को हम देख रहे हैं और अन्य को हम नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इस सरफेस के से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो ई है, ये ई इस एरिया वेक्टर से अगर थीटा एंगल बनाती है तो इस ई का इस डायरेक्शन आपके एस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम लेंगे। और अगर यहाँ पर हम कंपोनेंट को देखें तो वो क्या होगा? ई कॉस थीटा। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि आपका एस का लिया जाता है कंपोनेंट की ई का कंपोनेंट लेते हैं एस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फाई फ्लक्स को, फाई विल बी इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction of area vector into area। तो आपका क्या आ जाएगा? या एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको, एरिया वेक्टर। तो आपका क्या आ जाएगा? फाई विल बी इक्वल टू ई। अगर ई आपका इसी की डायरेक्शन में है तो सिंपली ई हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ई कॉस थीटा इंटू ds लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एरिया एलिमेंट की बात करते हैं, इसलिए हम ds भी लेते हैं, या आप सिंपली इसको s लिख सकते हैं। s ये आपका क्या हो जाएगा? ई डॉट एस, ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, केस 1, अगर ये थीटा क्या है? 90 डिग्री है, दिस मीन्स E is perpendicular to S vector, implies that phi is equal to 0। और दूसरा केस क्या है बेटा? केस सेकेंड इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 implies that E is parallel to S, then phi is equal to E dot S। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसके बाद गासियन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे और गास लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपने कल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड भी एक टॉपिक इसमें है कि आपका अगर फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई इंटू एस है, ठीक है, ई डॉट एस। अगर ये है तो अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें कोई एक छोटा एलिमेंट डी एस ले लें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लें। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजर रही है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है वो ई है। तो आपका फाई जो इसकी एरिया एलिमेंट की वजह से जो फाई मिलेगा उसको छोटा, बहुत छोटा फ्लक्स मिलेगा आपको, दैट इज डी फाई। डी यहाँ पे जो सिंबलाइज करता है वो क्या बताता है आपको कि छोटा है फ्लक्स, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा हमने एरिया लिया है। ये एरिया कितना होगा? एस सपोज करिए,
तो आपका ये एरिया वेक्टर अगर यहाँ देखें तो यस होगा, ये छोटा सा एलिमेंट हमने ds लिया है तो इसका एलिमेंट ds होगा, और ये आपका E यहाँ से पास आउट हो रही है, तो d फाई बराबर क्या होगा, E ds। बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज जुड़ते चले जाएंगे। अगर हम कई सारे एलिमेंट्स को लें तो ये क्या हो जाएंगे, फाई बराबर हो जाएगा डी फाई 1 एक एरिया प्लस डी फाई 2, ऐसे इस तरीके से आपका जुड़ता चला जाएगा। और ये बनेगा क्या, ई डी एस 1 प्लस ई डी एस 2 ई डी एस 3, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n e डॉट ds1। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये जो एरिया हमारा है वो बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट साइज़ का हो, और हमारा एलिमेंट उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, इसका मतलब क्या, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर ये जो सिंबल है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो आपने कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की थी, कौन से प्रॉब्लम्स की, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फाई विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके लिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। अब यहाँ पर आपको जानना होगा कि आखिर में यह फ्लक्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमको एक स्केलर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या होगा, आपको जो फाई मिल रहा है वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होने का मतलब इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ में इसके एक यूनिट लगी होगी आपकी। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड केवल होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि आखिर में इस क्वांटिटी की फाई की यूनिट क्या होगी। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ टी एस, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ डी एस। और अगर ध्यान दें तो ई की यूनिट हमारी क्या निकली थी, ई की यूनिट क्या निकली थी, फोर्स अपॉन। ई की यूनिट के लिए हम कैसे डिराइव करेंगे, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ई की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। तो अगर ई की यूनिट न्यूटन पर कूलाम है तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम इनटू क्या आएगा आपका यहाँ पर, ds एरिया। एरिया को किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 1। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस। थैंक यू वेरी मच।